हेलो माय डियर फ्रेंड्स, विश्व इतिहास के मेरे इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम इटली के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से इसको 3 भौगोलिक इकाई में बांट सकते हैं: उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। उत्तरी इटली में सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी, वेनिसिया, परमा, मडोना, टस्कनी के राज्य थे। मध्य इटली में रोम में पोप का शासन था। दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली राज्य थे। सार्डिनिया पिडमॉन्ट में सेवाय वंश के विक्टर इमैनुअल का शासन था। लोम्बार्डी और वेनिसिया में ऑस्ट्रिया का शासन था। सिसिली और नेपल्स में फ्रांस के बुर्बो वंश से संबंधित राजवंशों के राजकुमार शासन कर रहे थे और रोम में पोप का शासन था। 18वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण में कई सारी विचारधाराएं अलग अलग सिद्धांतों पर कार्य कर रही थी। ठीक है, उसमें एक विचारधारा का नेतृत्व मेजनी कर रहा था। वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था, क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था और इटली में गणतंत्र व्यवस्था और संवैधानिक शासन की स्थापना करना चाहता था। दूसरी व्यवस्था नवगुल्फवादी थे, वो पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहते थे। एक अन्य व्यवस्था का समर्थक काउंट काबूर था। यह काउंट काबूर सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था और इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट के नेतृत्व में चाहता था और उदारवादी शासन व्यवस्था का समर्थक था, यानी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना इटली में चाहता था। एक अन्य विचारधारा गैरिबाल्डी की थी। गैरिबाल्डी सैन्य शक्ति के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था और इटली के एकीकरण के प्रमुख चरणों को हम समझेंगे। तो इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले प्रयास नेपोलियन ने किया था, जिसने इटली को भौगोलिक रूप से एक इकाई के रूप में स्थापित कर दिया और इटली में एक सा कानून और एक सी शासन व्यवस्था स्थापित की। जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और इटली की जनता को भी प्रभावित किया। इन्हीं विचारों से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से प्रभावित होकर इटली में कार्बोनरी संस्था की स्थापना हुई 1810 में। कार्बोनरी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, इटली में निरंकुश शासन की समाप्ति करके वहां पे संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना और विदेशी लोगों को इटली की धरती से बाहर निकालना था। ठीक है, कार्बोनरी विद्रोह अंत क्या रहा? असफल रहा। फिर इसके बाद 1820 और 1830 में इटली के विभिन्न राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए और निरंकुश राजवंशों की समाप्ति के लिए क्रांतियां हुई, लेकिन वो क्रांति क्या रही? असफल रही। लेकिन इन क्रांतियों ने भी क्या है, इटली की जनता में राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता की भावना का संचार किया। इसके पश्चात मेजनी ने इटली में 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य इटली में क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा इटली का एकीकरण करना था, वहां पे गणतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इटली के नवयुवकों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करना था। इस संस्था के 40 वर्ष से कम आयु के सभी नवयुवक इस संस्था के सदस्य बन सकते थे और ये क्या है, गुप्त रूप से काम करती थी ताकि इसको दमन नहीं किया जा सके। जल्द ही कार्बोनरी संस्था का स्थान किसने ले लिया? मेजनी की यंग इटली संस्था ने। ठीक है, तो इसने भी क्या है, नवयुवकों में क्रांतिकारी भावना का संचार किया। तो पहले चरण में 2 काम हो गए। तीसरा था 1848 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। देखो, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने के लिए
1848 में भी फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, यहाँ के जनता यहाँ के निरंकुश शासकों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, लेकिन और यहाँ के परमा, मडोना, टस्कनी, लंबार्डी, वेनिसिया आदि जो राजवंशों के शासक थे उनको वहां से भगा दिया, है ना। लेकिन शीघ्र ही ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप करके क्या है, इस क्रांति को दबा दिया। तो 1848 की क्रांति असफल रही, लेकिन इस क्रांति ने क्या किया, कुछ निष्कर्ष निकले। इससे पहला निष्कर्ष ये निकला कि रोम के पोप के नेतृत्व में इटली के एकीकरण की संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ठीक है, जो लोग इटली में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे उनका भी क्या है, भावनाएं उनकी भी समाप्त हो गई, क्योंकि गणतंत्र की अपनी कोई सेना नहीं थी। इसलिए अब ये हो गया कि इटली में गणतंत्र व्यवस्था नहीं स्थापित होगी, और यहीं से सार्डिनिया पिड्समांट के नेतृत्व में यहीं से क्या है, एक भावना बन गई, इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिड्समांट के नेतृत्व में हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, जो हालांकि क्रांति सफल रही, लेकिन इस क्रांति का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ा कि इटली की जनता में, और इसने चेतना का संचार किया, और पोप के नेतृत्व में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा के लिए समाप्त हो गई कि पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, और गणतंत्र की अपनी कोई सेना नहीं है, तो इटली में गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना भी बड़ा मुश्किल है। अब क्या है, द्वितीय चरण, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। तो सबसे पहले है काबुल के पर्यटन। विक्टर इनैमुअल सार्डिनिया पिड्समांट के जो शासक था, उसने 1852 में काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और काबूर ने इटली की, ये क्या था, काबूर व्यवहारिक राजनीतिक था, आदर्शवादी नहीं था मेजनी और गेरिबाल्डी की तरह। ये क्या था, व्यवहारिक था, रियलिस्टिक था। तो इसने क्या, इटली के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसका मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो इटली के सभी राज्यों में एक साथ विद्रोह प्रारंभ करना होगा, क्योंकि इसको क्या, पुराने अनुभव से ये सीख गया कि इटली का एकीकरण तब तक नहीं हो सकता है जब तक इटली के सभी राज्यों में एक साथ विद्रोह ना किया जाए। ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। तो दो निष्कर्ष है ना, दो निष्कर्ष हो गए। पहला कि सभी राज्यों में एक साथ विद्रोह करना है, दूसरा कि ऑस्ट्रिया को यदि इटली की धरती से बाहर निकालना है तो उसको विदेशी सहायता लेनी होगी। तीसरा था कि सार्डिनिया पिड्समांट को सैनिक रूप से शक्तिशाली बनाना और इसको क्या है, एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो इटली का काउंट काबूल ने ये पर्यटन जो है प्रारंभ किया। ठीक है, तो सबसे पहला उसने काम किया क्रीमिया युद्ध। ठीक है, तो क्रीमिया युद्ध 1854 में तुर्की और रूस के बीच हुआ। ठीक है, इसमें तुर्की का साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने दिया। इस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। ठीक है, तो क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूल ने ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से युद्ध में भाग लिया। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे, शक्तिशाली देश थे, उनका साथ किसने दिया, काउंट काबूल ने। इस युद्ध में भाग लेने का सिर्फ काबूल का उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन और फ्रांस को अपना मित्र बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्रीमिया युद्ध में है ना, उससे इतना लाभ इसको हुआ कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि क्रीमिया की दलदल से इटली का जन्म हुआ। तो इस युद्ध में भाग लेके काबूल ने ब्रिटेन और फ्रांस को अपना मित्र बना लिया। इस युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई, तुर्की की जीत हुई, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है पेरिस में सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में काउंट काबूल को भी आमंत्रित किया गया इटली के प्रतिनिधि के तौर पर। इस सम्मेलन में काउंट काबूल ने इटली के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया
और इटली के विभाजन की समस्या को क्या बताया, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बताया, और इसकी ओर क्या किया, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। तो क्रीमिया युद्ध में उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि ब्रिटेन और फ्रांस को अपना मित्र बनाना और इटली के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना, जिसमें काउंट काबूल पूर्ण रूप से सफल रहा। ठीक है, इसके बाद काबूल और फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के बीच प्लेम्बियर्स समझौता हुआ, है ना। तो प्लेम्बियर्स समझौता 1858 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूल के बीच एक गुप्त समझौता था, जिसके तहत ये था कि काउंट काबूल को यानी को सार्डिनिया पीड्समांट को ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करना था, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी थी कि ऑस्ट्रिया आक्रमणकारी लगे। ठीक है, उस स्थिति में फ्रांस जो है 2 लाख सैनिकों की सहायता सार्डिनिया पीड्समांट को देगा। काउंट काबूल ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी का आक्रमण किया, ठीक है, और नेपोलियन तृतीय ने सार्डिनिया पीड्समांट की सहायता में सेना भेजी। ठीक है, सार्डिनिया पीड्समांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विल्फ्रेका की संधि के द्वारा इसके बाद फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ विल्फ्रेका की संधि कर ली और वह युद्ध से अलग हो गया। इसको विल्फ्रेका का धोखा भी बोलते हैं, क्योंकि इस युद्ध में क्या है, नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूल का साथ छोड़ दिया। लेकिन इसकी सफलता ये रही कि काउंट काबूल लोम्बार्डी पर अधिकार करने में सफल रहा। ठीक है, नेपोलियन तृतीय ने इटली का साथ न देने का जो कारण था वो ये था कि इटली को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में फ्रांस नहीं चाहता था कि वो स्थापित हो जाए, क्योंकि फ्रांस की सीमा जो है इटली से मिली हुई थी और अपनी सीमा पर अत्यधिक शक्तिशाली सार्डिनिया के राज्य को फ्रांस नेपोलियन तृतीय नहीं पसंद करता था। तो लोम्बार्डी तो सीमित था, लेकिन इससे आगे अधिकार करके बहुत पावरफुल हो जाए फ्रांस नहीं चाहता था। इसीलिए फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ विल्फ्रेका की संधि की और युद्ध से हो गया अलग। ठीक है, लेकिन क्या रहा, इस मुद्दे में भी इसमें यानी प्लेम्बियर्स समझौते के माध्यम से लोम्बार्डी प्राप्त करने में सार्डिनिया सफल रहा। ठीक है, अब आता है मध्य इटली के राज्यों पर अधिकार। जिस समय ये युद्ध चल रहा था, है ना, प्लेम्बियर्स समझौते के परिणाम स्वरूप युद्ध चल रहा था, जब सार्डिनिया ने लोम्बार्डी पर अधिकार किया, उसी दौरान परमा मडोना टस्कनी के जनता ने वहां के निरंकुश राजाओं को उखाड़ फेंका। ठीक है, यहां से यहाँ के राजाओं को क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता ने वहां के निरंकुश शासकों को भगाया। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की सहानुभूति क्या थी, इटली की जनता के साथ थी, इन राज्यों की जनता के साथ थी ब्रिटेन की सहानुभूति। परमा मडोना टस्कनी की जनता ने जो निरंकुश शासक थे उनको उखाड़ फेंका, जिसके कारण ब्रिटेन की सहानुभूति क्या थी, इटली की जनता के साथ थी। ऐसे में काउंट काबूल ने नेपोलियन तृतीय से एक समझौता कर लिया कि परमा मडोना टस्कनी यानी जो मध्यवर्ती राज्य है, इनमें क्या करें, जनमत संग्रह कराया जाएगा और यहाँ की जनता जो तय करेगी, यदि वो सार्डिनिया में मिलना चाहती है तो सार्डिनिया में मिलना चाहे, पुराने राजवंशों की स्थापना करना चाहे तो पुराने राजवंशों की, और नए राज्य बनाना चाहे तो नए राज्य, यानी वहां की जनता में जनमत संग्रह होना था। ठीक है, और फ्रांस को समझौते में सेवाएं और नीस के प्रांत मिलने थे। ठीक है, तो यहाँ की जनता ने क्या जनमत संग्रह के माध्यम से सार्डिनिया पीड्समांट में मिलना स्वीकार किया। तो इस प्रकार उत्तरी इटली का वेनिसिया को छोड़कर एकीकरण हो गया। ठीक है, उत्तरी इटली का वेनिसिया को छोड़कर क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इसके बाद तीसरा चरण है ना, नेपल्स का सिसिली की विजय। इसी समय जब ये युद्ध चल रहा था सार्डिनिया पीड्समांट का लोम्बार्डी के लिए, परमा मडोना टस्कनी में क्या है जनमत संग्रह हो रहा था, इसी समय गेरिबाल्डी ने सैन्य शक्ति के बल पर गेरिबाल्डी ने
सैन्य शक्ति के बल पर सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया और यहाँ पे जो बुर्गो वंश के राजवंश शासन कर रहे थे उनको उखाड़ फेंका। ठीक है, अब क्या रह गया, रोम रह गया, है ना। तो और गेरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर इसको क्या है, सार्डिनिया पिट्समार्ट के राज को सौंप दिया। हालांकि यह गणतंत्रवादी व्यवस्था का समर्थक था, लेकिन काउंट काबूर के आग्रह पर इसने सार्डिनिया पिट्समार्ट के शासकों को ये दोनों क्षेत्र सौंप दिए, क्योंकि यह क्या था, महान राष्ट्रवादी भी था और इटली के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी इटली का एकीकरण हो गया। अब मध्य इटली का रहकर रोम है। तो चौथा चरण ना, अब चौथे चरण से पहले वेनिसिया और रोम को छोड़कर क्या संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो वेनिसिया का अधिकार 1866 में परसा बोलते हैं जर्मनी को। जर्मनी का प्राचीन नाम क्या था, परसा। जर्मनी यानी परसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ गया 1866 में। जब परसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ा तो उसी दौरान विक्टर इमैनुअल ने जर्मनी यानी परसा के साथ एक समझौता कर लिया कि वह भी युद्ध में परसा की ओर से भाग लेगा, परसा को सैनिक सहायता देगा। हालांकि युद्ध में इटली की हार हुई ऑस्ट्रिया से। जब परसा और इटली मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध में लड़े तो युद्ध में क्या हुई, इटली की हार हो गई, परंतु परसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद परसा ने प्राग की संधि में वेनिसिया इटली को दे दिया, यानी कि 1866 में इटली को क्या मिल गया, वेनिसिया भी मिल गया। ठीक है, 1817 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, 1817 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। अपने पिछले वीडियो में बताया था जो रोम में किसका शासन था, पोप का। पोप यानी जो कैथोलिक धर्मगुरु था, है ना, ईसाई धर्मगुरु था, उस पोप के राज का संरक्षक था फ्रांस, है ना। तो पोप के राज की रक्षा कौन करता था, फ्रांस करा गया। जैसे 1870 में फ्रांस और परसा का युद्ध हुआ तो फ्रांस को मजबूरी में अपनी सेना यहां से वापसी बुलानी पड़ी फ्रांस में। जब फ्रांस की सेना यहां से लौट गई तो क्या है, विक्टर इमैनुअल ने इस स्थिति का लाभ उठा के रोम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार क्या है, इटली का सार्डिनिया पिट्समार्ट के नेतृत्व में क्या हुआ, एकीकरण पूरा हो गया 1870 में। 1870 में फ्रांस और परसा के युद्ध के दौरान। ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। किसी को कुछ मुश्किल हो तो वो मुझे मैसेज करे, पूछ सकता है। धन्यवाद।